हेलो दोस्त, मैं ललन कुमार आप सभी को 4G क्लासेज में स्वागत करता हूं। साइंस के टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आया हूं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा रुधिर वाहिका अशुद्ध रक्त ले जाता है? इसका सही जवाब है ए, ऑप्शन नंबर ए, वेन कावा। कौन सा? वेन कावा। ऑप्शन बी के बारे में देखते हैं तो बी जो होता है धमनी जो है वो शुद्ध रक्त ले जाता है। बी क्या ले जाता है? धमनी शुद्ध रक्त ले जाता है। सी, ऑप्शन सी देखते हैं, ए है फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा जो है ये भी जो ले जाता है ये शुद्ध रक्त को वहन करता है। यानी कि हमारा हृदय जो है वो 4 कोष्ठक में डिवाइड है। इस रूप में हमारा हृदय जो है 4 कोष्ठक में डिवाइड है। इसको कहते हैं दाएं अलिंद, इसको कहते हैं, इसको दाएं नीले बोलते हैं। इसके ये भी जो होता है इसको कहते हैं दाएं अलिंद बोलते हैं, और इस पार्ट को कहते हैं बाएं अलिंद कहते हैं। यहाँ पर दाएं नीले कहते हैं इसको, और इसको बाएं नीले कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो होता है वेन कावा होता है, और यही वेन कावा के माध्यम से CO2 युक्त रक्त आता है। तो यहाँ से CO2 कौन ले जाता है? वेन कावा CO2 युक्त रक्त, मतलब अशुद्ध रक्त ले जाता है, यहाँ पर आता है, और इसके माध्यम से यहाँ पर आता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं इसका, आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए है, ए रेटिना है, बी आइरिस है, सी कॉर्निया है। तो इसका सही जवाब होगा आइरिस। क्या होगा इसका सही जवाब? आइरिस। आइरिस जो होता है, आइरिस के कारण ही आँख का रंग निर्भर करता है कि ब्राउन कलर है या जो भी कलर होता है, इसका निर्धारण कौन करता है? तो आइरिस करता है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, ए में रेटिना है। तो जो रेटिना होता है, इस रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब आँख में रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया का जो होता है, किसी भी व्यक्ति को जो डोनेट करते हैं हम लोग, यानी दान जो करते हैं, वो आँख का कौन सा भाग करते हैं? तो कॉर्निया दान करते हैं। कौन सा भाग करते हैं? कॉर्निया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ओम मीटर किसका मात्रक है? ओम मीटर किसका मात्रक है? तो इसका सही जवाब जो होगा, ओम मीटर किसका मात्रक है? इसका सही जवाब है, ऑप्शन देखते हैं, ए प्रतिरोध, बी में विद्युत चालकता, सी में विशिष्ट चालकता, और डी में जो है ये विशिष्ट प्रतिरोध है। तो इसका सही जवाब जो होगा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम मीटर। ऑप्शन ए देखते हैं कि ए क्या है? तो प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध जो मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है। सिर्फ क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता का मात्रक क्या है? तो विद्युत चालकता का मात्रक 3 मात्रक होता है दोस्त। क्या होता है विद्युत चालकता का मात्रक? तो 3 मात्रक होता है। एक होता है प्रति ओम होता है, या मोह होता है, या होता है सीमेन होता है। क्या होता है? या सीमेन होता है। तो विद्युत चालकता के 3 मात्रक ओम प्रति मीटर, मोह या सीमेन होता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन इसका सी नंबर है, विशिष्ट चालकता। कि विशिष्ट चालकता है। विशिष्ट चालकता के मात्रक ऐसा क्या है? तो विशिष्ट चालकता के मात्रा भी 3 होता है। जिस तरह से विद्युत चालकता के मात्रा हम निकालें तो निकालें कि प्रति ओम होता है, मोह होता है, सीमेन होता है। तो यहाँ पर विशिष्ट चालकता लगता है, तो इसका भी वही 3 होता है, लेकिन इसका मात्रक होता है प्रति ओम प्रति मीटर होता है। क्या होता है? प्रति ओम प्रति मीटर होता है। दूसरा मोह प्रति मीटर होता है। मोह प्रति मीटर होता है।
तीसरा इसका मात्रक होता है सीमेन प्रति मीटर होता है, सीमेन प्रति मीटर होता है, यानी कि इसका भी 3 मात्रक होता है दोस्त। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा ओम मीटर किसका मात्रक है, तो ओम मीटर जो मात्रक है वो किसका मात्रक है, तो इसका मात्रक है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है अवतल दर्पण में वस्तु का सीधा आभासिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, सीधा आभासिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, यानी कि अवतल दर्पण में सीधा आभासिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, सीधा आभासिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये अवतल दर्पण है, ए जो होता है ध्रुव पोल होता है, ये फोकस है। तो वस्तु को जब फोकस और ध्रुव के बीच, यानी वस्तु यहाँ पर हम रखते हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब एकमात्र अवतल दर्पण में सीधा प्राप्त होता है और दर्पण से वो भी पीछे प्राप्त होता है। अवतल दर्पण में वस्तु का सीधा प्रतिबिंब, सीधा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, तो कहाँ रखना चाहिए दोस्त, फोकस और ध्रुव के बीच रखना चाहिए, फोकस और ध्रुव के बीच रखना चाहिए। इसका सही जवाब होगा सी होगा। ऑप्शन नंबर ए है वक्रता केंद्र। तो अवतल दर्पण में जब आप वक्रता केंद्र पर वस्तु रखिएगा तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा तथा वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, वस्तु से बराबर बनेगा और दर्पण के आगे बनेगा। आगे इसमें देखते हैं, एक और है ऑप्शन नंबर बी अनंत पर। यदि वस्तु को आप अनंत पर रखिएगा, इन्फिनिटी पर रखिएगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा कहाँ पर बनेगा दोस्त, तो वो बनेगा फोकस पर बनेगा। आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। अनंत पर रखिएगा तो अवतल दर्पण में फोकस पर बनेगा। सेम नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, इसी में हम क्या कहना चाहते हैं, जो अवतल दर्पण में जो होता है उसी तरह से उत्तल लेंस में होता है। अवतल दर्पण में आपसे पूछे कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो आप बताइए कि वास्तविक और उल्टा बनता है। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वही सेम उत्तल लेंस में बनता है दोस्त। आप अवतल दर्पण याद रखिएगा तो उत्तल लेंस याद रहेगा। उत्तल लेंस में आपसे पूछेगा तो आप उत्तल लेंस में वही बताइएगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण को और क्या कहते हैं दोस्त, तो इसको कहते हैं अवतल अभिसारी, अभिसारी दर्पण इसको कहते हैं। तो क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या इसमें है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है दोस्त, जैसे कि आपका ये सेल है, ये सेल है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है हमेशा, इलेक्ट्रॉन हमेशा इस रूप में प्रवाहित होता है, यानी निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रभावित होता है। इलेक्ट्रॉन किधर प्रवाहित होता है दोस्त, तो निम्न विभव से। जैसे ये सेल है तो ये निगेटिव है, पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रवाहित होता है इस रूप में प्रवाहित होगा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर होता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। लेकिन आपसे यही पूछता है दोस्त प्रश्न क्या, कि धारा का प्रभाव की, धारा की प्रवाह किधर से किधर होता है, तो धारा का जो प्रवाह होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। किधर होता है, धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, तथा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर होता है, तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है दोस्त। इसी में थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या, आपसे इसी प्रश्न पूछता है, यहाँ से पूछता है कि धारा का प्रवाह हमेशा होता है, तो धारा का प्रवाह जो होता है हमेशा होता है इलेक्ट्रॉन के विपरीत में दोस्त।
धारा का प्रवाह होता है किधर से इधर, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत। जैसे अभी हम बताएं कि ये सेल है और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हम लोग जानते हैं कि निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है, निम्न विभव से उच्च विभव। ये इलेक्ट्रॉन ये सब है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित हो रहा है इलेक्ट्रॉन। लेकिन धारा हम लोग जानते हैं कि उच्च विभव से निम्न विभव, तो ये प्लस से किधर जाएगा, माइनस। तो धारा का प्रवाह किधर से किधर होगा, इलेक्ट्रॉन के हमेशा विपरीत दिशा में होगा दोस्त। अगला नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, यदि तार की मोटाई को दुगना कर दिया जाए, तार की मोटाई को दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। यदि तार की मोटाई को दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। आप देखिए दोस्त, एक ये पतला तार रखिए और एक पूरा मोटा इस तरह से तार कर दीजिए। ये एक था तो ये दुगना कर दिए, मोटाई का एरिया कर दिए, इसका एक एरिया ए था तो इसका एरिया 2a हो गया। तो कहता है कि यदि तार की मोटाई को दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध होगा। तो देखिए दोस्त, जितना तार मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, कम होगा, प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो आपसे कम अवश्य ने पूछा था, यदि तार की मोटाई को दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध जो होगा ये हो जाएगा 4 गुना होगा दोस्त, 1/4 गुना होगा। यदि आपसे प्रश्न ये रहता कि यदि तार की लंबाई को दुगना कर दिया जाए, प्रतिरोध के मतलब आप समझते हैं। पहले प्रतिरोध के मतलब समझिए कि प्रतिरोध जो होता है दोस्त, वो होता है जैसे ये संडक है और इस संडक पर कहीं मान लिया जाए कि रुकावट दिया हुआ है, ये संडक है और इस संडक पर रुकावट है, यहाँ पर भी रुकावट है। तो जितना ज़्यादा रुकावट होगा उतना ही गाड़ी का क्या होगा, चाल कम होगा। तो उसी तरह से ये जो होता है प्रतिरोध ही होता है, ये प्रतिरोध होगा, धारा को प्रवाह होने में विरोध करता है, रोकता है, तो इसी को प्रतिरोध कहते हैं दोस्त। यदि आपसे ये रहता कि यदि तार की लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना होगा, तो आप मान लिया जाए कि यहाँ से आप यहाँ 1 किलोमीटर धारा प्रवाह कर रहे थे। यदि इसी को 2 किलोमीटर तक धारा प्रवाह करिएगा तो प्रतिरोध जो होगा वो बढ़ेगा दोस्त, क्योंकि यहाँ तक कुछ आपका धारा प्रवाहित होगा, तेज़ी से होगा। इसके बाद ज़्यादा जाएगा तो क्या होता है, उसका वोल्टेज जो होता है वो घटते जाता है, धारा का प्रवाह सप्लाई जो कम जाता है तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो तार की लंबाई दुगना कर दीजिएगा तो प्रतिरोध कितना होगा, 4 गुना होगा दोस्त। आगे नेक्स्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट क्या, कि ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्धचालक है, अर्धचालक जैसे जर्मेनियम सिलिकॉनियम अर्धचालक है। तो ताप बढ़ाइएगा, टेम्परेचर दीजिएगा दोस्त, तो उसका प्रतिरोध जो होगा, प्रतिरोध जैसे ही रुकावट था, तो जैसे ही टेम्परेचर दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ का फ्री होता है और इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, यानी कि अर्धचालक के प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा, घटेगा। जब प्रतिरोध घटेगा रुकावट हटेगा। रोड से यदि हम ये जो था रोड का जो होता है रोकड़ जो दिया रहता है उसको यदि हटाएंगे तो गाड़ी स्पीड होगा। उसी तरह से प्रतिरोध होगा तो क्या होगा, चालकता क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन प्रतिरोध क्या होगा, आपसे यदि पूछता है कि ताप बढ़ने पर अर्धचालक की प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ताप बढ़ने पर अर्धचालक की प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रतिरोध जो होगा दोस्त घटेगा। क्या होगा, घटेगा। और चालकता क्या होगा, तो बढ़ेगा। चालकता क्या होगा, बढ़ेगा दोस्त। लेकिन आपसे यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखा हुआ है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर किसको किस में कन्वर्ट करता है, तो ये एसी को डीसी में करता है। किसको कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। कौन, रेक्टिफायर। अब आपसे ये रहता ऑप्शन इसका सही क्या होता, एसी टू डीसी। रेक्टिफायर किससे किस में चेंज करता है, तो एसी से डीसी में।
DC टू AC कौन कन्वर्ट करता है? ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। तो ये इन्वर्टर पर करता है दोस्त, क्या? इन्वर्टर करता है। यानी DC से AC में कौन चेंज कर देता है? इन्वर्टर चेंज करता है। जब AC का हम देखते हैं कि घर में आवृत्ति कितना होता है, घर में आवृत्ति कितना होता है? तो AC का आवृत्ति जो होता है दोस्त वो 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है। अब थोड़ा सा देखते हैं इसका कि आपसे यदि ये पूछता है कि ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर जो काम करता है वो AC पर काम करता है दोस्त। किस पर काम करता है? AC पर काम करता है। आपसे यदि ये पूछता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यदि आपसे पूछता है कि किस सिद्धांत पर, तो आपका इसका सही जवाब होता अन्वयन प्रेरण के सिद्धांत पर। किस पर? अन्वयन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्त। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्वयन प्रेरण के सिद्धांत पर। रेक्टिफायर बदलता है तो AC को DC में बदला जाता है दोस्त। आपका सही जवाब होगा ए होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जब ट्रांसफार्मर को स्टेप अप किया जाता है निम्न में क्या होता है? जब ट्रांसफार्मर को स्टेप अप किया जाता है तो निम्न में क्या होगा? जब ट्रांसफार्मर स्टेप अप किया जाता है तो वोल्टेज, ऑप्शन ए है, बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा, धारा बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए में क्या है? वोल्टेज बढ़ेगा, बी में है धारा घटेगा, सी में है धारा बढ़ेगा। तो आपका इसका सही जवाब जो होगा वो होगा वोल्टेज बढ़ेगा। एंड जब ट्रांसफार्मर को स्टेप अप किया जाता है तो वोल्टेज बढ़ेगा, लेकिन आपसे पूछता कि करंट क्या होगा, तो करंट आपके क्या होगा? घटेगा। वोल्टेज बढ़ेगा लेकिन करंट क्या होगा? घटेगा दोस्त। लेकिन आपका यही प्रश्न रहता है कि ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन किया जाए तब क्या होगा? तब डाउन किया जाएगा तो वोल्टेज इसमें जो होगा वो वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज इसका जो होगा, वोल्टेज वो घटेगा लेकिन करंट जो होगा वो बढ़ेगा दोस्त। यानी कि जब ट्रांसफार्मर को स्टेप अप किया जाता है तो क्या होगा? वोल्टेज बढ़ेगा लेकिन करंट क्या होगा? घटेगा। लेकिन जब स्टेप डाउन किया जाता तो वोल्टेज क्या होता? घटता, लेकिन करंट क्या होता? बढ़ता दोस्त। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है? निम्न में कौन एक प्राकृतिक चुंबक है? निम्न में कौन एक प्राकृतिक चुंबक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। निम्न में कौन एक प्राकृतिक चुंबक है? तो इसका सही जवाब है मैग्नेटाइट। क्या है दोस्त? मैग्नेटाइट है। और मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्त? वो Fe3O4 होता है। क्या होता है? Fe3O4 होता है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो लोहा का। सिडेराइट भी किसका अयस्क है? लोहा का। मैग्नेटाइट भी किसका अयस्क है? लोहा का। यानी कि तीनों जो है ये अयस्क किसका है? लोहा का अयस्क है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के किस नियम पर पंखा काम करता है? तो पंखा चलता है वो किस नियम पर काम करता है फ्लेमिंग के? तो फ्लेमिंग का जो है पंखा जो है वो फ्लेमिंग के वो करता है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, बी में है फ्लेमिंग राइट हैंड। तो ऑप्शन इसका सही जवाब ए होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि वाम हस्त के नियम पर फ्लेमिंग पंखा काम करता है फ्लेमिंग के। यानी कहने का मतलब दोस्त ये है कि जिसमें एनर्जी दिया जाता है, ऊर्जा दिया जाता है, वो फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम पर काम करता है। जैसे पंखा में हम लोग ऊर्जा देते हैं, धारा देते हैं, तब जाकर के वो चलता है। टीवी में भी देते हैं तब वो जाकर के चलता है। तो आपका जो जिसमें ऊर्जा दिया जाता है, सीधा सीधी याद रखिए कि जिसमें ऊर्जा दिया जाता है, जिसमें ऊर्जा दिया जाता है वह फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड राइट पर काम करता है। लेकिन जिससे ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है वो फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम पर काम करता है। जैसे डायनेमो जो होता है वो फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम पर काम करता है, क्योंकि इससे हम ऊर्जा क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है,
निम्न में कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है? इसका ऑप्शन दोस्त नहीं है, लेकिन इसका लिख लीजिए, इसमें हम डायरेक्ट कर देते हैं। निम्न में लौह चुंबकीय पदार्थ आयरन Fe होता है, कोबाल्ट है, निकेल, ये सब क्या है? लौह चुंबकीय होता है। लौह चुंबकीय मतलब परवल बल होता है दोस्त, क्या होता है? परवल बल होता है, इसमें काफ़ी मजबूती बल होता है। निम्न में कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है? तो Fe, कोबाल्ट, निकेल जो है लौह चुंबकीय पदार्थ है दोस्त। यदि मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए दोस्त, और हमारे इस चैनल को बढ़ाने में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।